हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक कम्युनिकेबल डिजीज का एक अनोदर टॉपिक है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, क्यों फैलता है, क्या क्या इसका साइन एंड सिम्टम होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वैक्सीनेशन कौन सी होती है। तो किल्ड और लाइव दोनों तरीके के इसकी वैक्सीनेशन देखने को मिलेगी। तो हर क्वेश्चन को चारों तरफ से डील करके अच्छी तरीके से इसका रैशनल के साथ में आपको आंसर और अच्छी तरीके से इसको डील करवाया जाएगा। तो मैक्सिमम इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए इसे। आग की तरह तो आने वाली हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। कठिन राहों में भी जो आसमा को सफर बनाते हैं, कठिन राहों में भी जो आसमा को सफर बनाते हैं, जो हर मुश्किलों में भी मुस्कुराते हैं, जो हर मुश्किलों में भी मुस्कुराते हैं, मंजिल भी प्रतीक्षा करती है उन राही की, कि मंजिल भी करती है प्रतीक्षा उन राही के जो आसमान में सीढ़ी लगा करके घर बनाते हैं। तो अपनी मंजिल को पाने के लिए आपको अपना पूरा जोश जुनून और जज्बे के साथ में पूरी तरीके से मेहनत करनी है। कि रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, तो हमें घर भी या अपने हमारी मंजिल तो आसमां है, तो उसको क्या बनाना है, उसको बाकर भी हमें ही दिखाना है। तो आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने आप को एक जोश जुनून दिल में जगाना सा पड़ेगा। और जैसे ही मान लीजिए अगर आपने उस दिन जोश जुनून और पूरी ताकत के साथ में अपने आप को झोंक दिया है संघर्ष में, तो संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे। तूफानों की क्या मजाल, तो जलते दीप बुझाएंगे। तो तूफान की कोई मजाल नहीं है या किसी की कोई मजाल नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। बेशक आपको अपनी मेहनत पर, अपने परिश्रम पर ध्यान देना है, क्योंकि कठिन परिश्रम करोगे, जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और उस दिन के लिए आपको दिन रात जाग करके बहुत दिनों तक मेहनत करनी पड़ती है। तो तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह में जाएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ अगर, कुछ ना आया हाथ अगर, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। इसीलिए आपको चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है, इसलिए आपको स्टार्ट करना जरूरी होता है और स्टार्ट करके आपको उसको कंटिन्यू करना होता है। तो पहला कितनी बड़ी मुसीबत हो, कितनी ज्यादा परेशानियां आ जाए, आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसको स्टार्ट करना जरूरी होता है। क्योंकि जब आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आप नील बटा सन्नाटा आपकी लाइफ में रहने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने एक बार किसी चीज को स्टार्ट कर दिया है तो धीरे धीरे आपको उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है। अभी आप जहां पर पढ़ाई से भागने लगोगे, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, तो वही पढ़ाई जो भाग रहे थे उसका आपको फल मिल जाएगा। पूरी आपकी मेहनत थी वो बेकार नहीं होती है कभी भी। सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। यूं बैठे बैठे कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। डुबकी जब सिंधु, गोताखोर जब डुबकी सिंधु में लगाता है, जा जा करके खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहजी मोती उसको गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन सुख त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन सुख त्यागो तुम। यूं संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपको कोशिश करनी है, मरते दम तक करनी है, अंतिम सांस तक लड़ना है। कि आपको कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक बाला जाए। तो आपको अपना लक्ष्य टारगेट सेट करके वहां पर अपने लक्ष्य तक आपको अपना भाला फेंकना है और अपने परिवार को खुशियां देनी है। सक्सेस होकर के, सफल होकर के, आपने जो पहली क्लास में ख्वाब देखा था नर्सिंग ऑफिसर बनकर के, और नर्सिंग ऑफिसर बनकर ही आपको नहीं रहना है, नर्सिंग के उस मैक्सिमम मुकाम को हासिल करना है, उस सर्वोच्च मुकाम को हासिल करना है, जो कि आने वाले आपके लिए आपके कोई को आइडियल बन जाए। ऐसा काम करना है कि आप आने वाली जिंदगी में सभी के लिए एक आइडियल बन जाए हैं। तो अगर आज आपने सर झुकाकर मेहनत कर ली है तो आने वाले समय में सबसे ऊंचा सर आपका ही रहने वाला है। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए तो आने वाले
समय में दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। तो आज अपन बांटते हैं, मोटिवेशन बहुत हुआ, आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर कि टॉपिक क्या था, इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे थे। अब इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा भी क्या होता है, एक वायरल डिजीज होती है। तो मेनली अपन ने जितने भी डिजीजेस पढ़ी है उसमें मेनली क्या है, वायरल डिजीज देखने को मिलती है। कम्युनिकेबल डिजीज मेनली किससे होती है, वायरस होते हैं। जो वायरस होते हैं आपने देखा होगा 3 इडियट में भी एक वायरस था, और वो क्या करता है यहाँ पर भी कि इसी तरीके के वायरस होते हैं। तो ये वायरल डिजीज होती है, मेनली किसकी वजह से देखने को मिलती है। तो पॉजिटिव एजेंट की मैं बात करूं, किसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लुएंजा वायरस से ये फैलती है, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है इन्फ्लुएंजा वायरस होगा। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से देखने को मिलती है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है या कौन सी फैमिली से ये ग्रुप, कौन सा ग्रुप होता है या कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो ग्रुप होता है इसका ऑर्थो, ऑर्थोमिक्सोवायरस, ऑर्थोमिक्सोवायरस से ये बिलोंग करता है। तो ये मेनली आपका देखने को मिलेगा, जहां से मीजल्स भी क्या कर रहा था, मिक्सोवायरस फैमिली से, ऑर्थोमिक्सोवायरस या पैरामिक्सोवायरस से बिलोंग करते हैं। तो मेनली ये किससे करेगा, ऑर्थोमिक्सोवायरस फैमिली से ये बिलोंग करता है। बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इन्फ्लुएंजा का, तो ये 18 टू 2 आवर्स, 18 से लेकर के 72 आवर्स का देखने को मिलेगा। बात करें इसके बाद में कि इसका एमओटी क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। तो मेनली इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होगा, या ड्रॉपलेट होता है जो कि मेनली किससे होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से देखने को मिलेगा। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से मेनली फैलता है, पर्सन के खांसने या छींकने से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्शन से या रेस्पिरेटरी ट्रैक से ये फैलने को मिलता है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलेगा, अगर कोई पर्सन है स्नीजिंग या कफिंग करता है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये आसानी से डिजीज होती है, वो ट्रांसफर हो जाती है। अब बात करेंगे इसके टाइप के बारे में कि कौन कौन से इन्फ्लुएंजा के टाइप कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो आपको साथ के साथ नोट्स मेकिंग करते जाना है कि सिद्धियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, तो रास्ता भी हमें खुद से बनाना है। टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंजा के बारे में बात करें तो इन्फ्लुएंजा टाइप ए, इन्फ्लुएंजा टाइप ए की बात होगी। बात करते हैं ए, बी और सी होते हैं मेनली इसके टाइप देखने को मिलेगा। तो सेकंड नंबर है इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इन्फ्लुएंजा टाइप बी एंड इन्फ्लुएंजा टाइप सी की बात करते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है मेनली यहाँ पर देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा देखने को पाया जाता है इन्फ्लुएंजा ए होता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एपिडेमिक एंड पेंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक का मोस्ट कॉमन कॉज देखने को मिलता है। एपिडेमिक और पेंडेमिक का जो देखने को मिलेगा उसे नाम दिया जाता है यहाँ पर इन्फ्लुएंजा ए की वजह से देखने को मिलेगा। बात करें इन्फ्लुएंजा टाइप बी में तो उसमें जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी इसमें साथ साथ इसको देखने को मिलेगा, वो गैस्ट्रिक सिम्टम आल्सो सीन, इसमें क्या होते हैं, इसके साथ साथ गैस्ट्रिक सिम्टम भी देखने को मिलेगा, मेनली डायरिया वगैरह, डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग और पेन देखने को मिलेगा। बात करें टाइप सी की तो नॉट सर्कुलेट नाउ ए डे, नॉट सर्कुलेट नाउ ए डे। अब इन दिनों में यहाँ पर टाइप सी होता है, मेनली इस दिनों पर क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर फैल नहीं रहा है या इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर रहा है। तो मेनली आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइप ए है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है एपिडेमिक और पैंडेमिक का। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर इन्फ्लुएंजा ए की बात करेंगे। अब इन्फ्लुएंजा ए में अपन सेपरेट से पढ़ते हैं कि इन्फ्लुएंजा ए क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, इसी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्फ्लुएंजा ए में कौन कौन से टाइप आते हैं, तो इन्फ्लुएंजा ए में H1N1 होगा, जिसे H1N1 को स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। जबकि बात करें H5N1 तो इसे बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू के नाम से जानते हैं। तो स्वाइन फ्लू यहाँ पर अभी में जो आप ग्रसित है या इन्फेक्शन चल रहा है, यहाँ पर मेनली 3 साल से कोविड का चल रहा है, कोरोना का चल रहा है। तो मेनली इससे पहले 2002 में जो एपिडेमिक आया था और 2009 में जो पैंडेमिक घोषित कर दी थी WHO ने, किसको किया था, आपको याद होगा कि वहां पर स्वाइन फ्लू, इससे पहले भी एक फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू आया था, जहां पर उसको भी पैंडेमिक WHO ने घोषित कर दिया था 11 जून 2009 को। तो बात करते हैं इन्फ्लुएंजा ए के बारे में।
इन्फ्लुएंजा ए। अब इन्फ्लुएंजा ए क्या होता है? इन्फ्लुएंजा ए वायरस से फैलने वाली डिजीज होती है। मेनली इसमें कौन कौन से देखने को मिलेगा? तो H1N1 जिसे नाम दिया जाता है यहाँ पर स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का नाम तो आपने सुना ही होगा। स्वाइन फ्लू में मेनली क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर कॉमन कोल्ड के पूरे साइन एंड सिम्टम आएंगे। कॉमन कोल्ड के साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। बात करें H5N1 तो H5N1 क्या है? H5N1 होता है, ये मेनली होता है बर्ड फ्लू या फिर एवियन फ्लू के नाम से जाना जाता है। तो बर्ड फ्लू और एवियन फ्लू है, मेनली इंपॉर्टेंट होता है बर्ड फ्लू होगा। H1N1 होता है, ये स्वाइन फ्लू होता है। जबकि बात करें H5N1 होता है, ये बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू के नाम से इसको जाना जाता है। बात करें इसमें जो H होता है और ये इसमें N होता है, इसका मतलब क्या होता है? H का मीनिंग क्या होता है और N का मतलब क्या होता है? तो H का मतलब होता है हिम एग्लूटिनिन। जबकि बात करें N का मीनिंग क्या होता है? न्यूरामिनिडेज के नाम से जाना जाता है। तो H का मतलब होता है हिम एग्लूटिनिन। हिम एग्लूटिनिन के नाम से जाना जाता है। हिम एग्लूटिनिन के नाम से जानते हैं। जबकि बात करें हिमैग्लूटिनिन और बात करें एन का मतलब होता है न्यूरामिनिडेज। हिमैग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनिडेज होती है, ये दोनों क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिलती है। तो ये क्या है? दोनों ग्लाइकोप्रोटीन होती है। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? यहाँ पर H1N1 स्वाइन फ्लू करता है, H5N1 होता है वो बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू करता है। और मेनली ये H और N होता है। H का मतलब होता है हिम एग्लूटिनिन और एन का मतलब होता है न्यूरामिनिडेज के नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। बात करें अब इसका मेनली जो साइक्लिकल ट्रेंड देखने को मिलता है इन्फ्लुएंजा ए का कितने दिन में देखने को मिलेगा? तो साइक्लिकल ट्रेंड ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस एवरी 2 to 3 ईयर, प्रत्येक 2 से 3 साल में इसका क्या देखने को मिलेगा? 2 to 3 ईयर्स में इसका क्या देखने को मिल सकता है? आपका साइक्लिकल ट्रेंड होता है। 2 से 3 साल बाद में इन्फ्लुएंजा होता है, वो साइकिल के थ्रू साइक्लिकल डिजीज होती है। मेनली साइकिल बाय साइकिल 2 से 3 साल बाद में वापस से लौट करके आ जाता है। तो साइक्लिकल ट्रेंड देखने को मिलता है इन्फ्लुएंजा वायरस का, वो मेनली देखने को मिलेगा 2 to 3 ईयर्स में देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर ली अपन ने, कितना होता है? 18 से 72 दिन का होता, 18 से लेकर के 72 आवर्स का होता है। बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो रेस्पिरेटरी अटैक से ये मेनली फैलता है। आइसोलेशन की बात करेंगे, किसमें कितना आइसोलेशन किसमें रिक्वायर होती है? तो कितने देर का आइसोलेशन करना है? तो आइसोलेशन सिम्टम एपियर होने से 1 से 2 दिन पहले एंड 1 to 2 days आफ्टर सिम्टम एपियर होने के 1 से 2 days आफ्टर एंड 1 to 2 day बिफोर, 1 से 2 दिन बाद में और 1 से 2 दिन पहले इसका क्या करना है? आइसोलेशन करना है पर्सन को। जहां पर 1 से 2 दिन पहले और 1 से 2 दिन बाद तक उसको क्या करना है? सिम्टम एपियर होने से बिफोर एपियर सिम्टम्स 1 to 2 days बिफोर एंड 1 to 2 days आफ्टर द सिम्टम आने के 1 से 2 दिन पहले और 1 से 2 दिन बाद तक उसको क्या करके रखना होता है? मेनली इसको आइसोलेट करके रखना होता है। बात करेंगे इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, बात करते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका क्या देखने को मिलेगा, किस किस तरीके की इसमें स्टेजेस होती है। मेनली इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है वो अनकॉम्प्लिकेटेड स्टेज होगी। अब अगर बात पूछ ली जाए कि स्वाइन फ्लू को कब पेंडेमिक घोषित कर दिया था डब्ल्यूएचओ ने, तो 11 जून 2009 को डब्ल्यूएचओ ने स्वाइन फ्लू को पेंडेमिक घोषित कर दिया था। तो यहां पर एक क्वेश्चन स्टार मार्क लगा करके लिख लीजिए, स्वाइन फ्लू पेंडेमिक बाय डब्ल्यूएचओ के द्वारा स्वाइन फ्लू को कब पेंडेमिक घोषित कर दिया गया था? तो यहां पर 11 जून 2009 में स्वाइन फ्लू को क्या कर दिया गया था?
पैंडेमिक घोषित कर दिया गया था, पैंडेमिक डिजीज में घोषित कर दिया गया था। तो एपिडेमिक क्या होती है, एंडेमिक क्या होती है, पैंडेमिक क्या होती है, स्पॉटिक क्या होती है, सभी के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है। तो यहां से भी कल एक क्वेश्चन आया था, एक नहीं यहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे महाराष्ट्र सीएचओ के पेपर में। तो आपने महाराष्ट्र सीएचओ का अगर पेपर देखा होगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज वहां पर पूछे हुए क्वेश्चन थे। मेनली आपका 2-3 क्वेश्चन आए थे कोल्ड चेन से आए थे, बाकी के 4 से 5 क्वेश्चन मेनली उसमें कहां से देखने को मिला, तो मेनली उसमें देखने को मिला था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से। अपन ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा था, बहुत ही ज्यादा आने वाली अपकमिंग सीएचओ की, मेनली सीएचओ के एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा कम्युनिटी है वो रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो एक एक क्लास को मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर करना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिना स्किप किए देखना है और अपने मुकाम को हासिल कर लेना है। तो जो आपने मुकाम देखा है उसको हासिल करने के लिए पूरा जी जान जोश जुनून और जज्बा है वो अपना पूरा पैदा कर दीजिए। आगे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इसमें मेनली आगे देखने को मिलता है, ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं अपन किसका, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कौन कौन सी स्टेज देखने को मिलती है। तो मेनली क्लिनिकल स्टेज होगा 3 टाइप से इसमें देखी जाती है। अनकॉम्प्लिकेटेड स्वाइन फ्लू की बात करें, फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें अनकॉम्प्लिकेटेड स्वाइन फ्लू देखने को मिलेगा। अनकॉम्प्लिकेटेड स्वाइन फ्लू क्या होता है, इसमें मेनली कॉमन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। तो इसमें मेनली कॉमन साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया तो यहाँ पर मेनली क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर कॉमन कोल्ड हो सकती है, फीवर होगा, हेडेक देखने को मिल सकता है, राइनोरिया देखने को मिलेगा। अब राइनोरिया का मतलब क्या होता है, एक एक का मीनिंग समझना है, क्योंकि मेनली आपके सीएचओ जैसी एग्जाम में मेनली इनका मीनिंग पूछ लिया जाता है। तो राइनोरिया का मतलब होता है कि नोज से क्या आना, पानी आता है नाक से, जहां पर फ्लूइड का लीकेज होता है, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, नोज से जो डिस्चार्ज होता है उसे राइनोरिया के नाम से जानते हैं। तो राइनोरिया का मतलब है डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, नोज से अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे राइनोरिया कहेंगे। अगर आपके नाक बहती है तो उसे कहा जाता है राइनोरिया के नाम से जाना जाता है। कफिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर कफिंग देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ में सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है, सोर थ्रोट होगा, गले में आपके क्या हो सकती है, खिचखिच हो सकती है। तो विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, तो यहाँ पर आपको सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है। माइल्जिया देखने को मिल सकता है, माइल्जिया का मतलब होता है मसल्स पेन, मसल्स में अगर पेन होता है तो उसे नाम दिया जाता है माइल्जिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी तरीके के साइन एंड सिम्टम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर इसके बाद में कि सेकंड स्टेज क्या होगा। तो सेकंड स्टेज में मेनली कॉम्प्लिकेटेड होती है, पहली होती है अनकॉम्प्लिकेटेड स्वाइन फ्लू, सेकंड में होगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। यहाँ पर स्टेज है वो अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, आपने हंसी मजाक में इसको ले लिया है, अगर सोना बाबू की बात पे आपने ध्यान नहीं दिया और अगर वो बीमार होती गई, धीरे धीरे ज्यादा बीमार हो जाएगी, कंडीशन होती है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो बात करें निमोनिया हो सकता है, यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा कि इसकी वजह से क्या हो सकता है, न्यूमोनिया देखने को मिल सकता है, डायरिया देखने को मिलेगा और सीवियर डायरिया हो सकता है। डायरिया कैसा होगा, तो यहाँ पर सीवियर डायरिया देखने को मिलेगा और सीएनएस होगा, वो इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है जब इसमें सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड वन में स्टेज में कि थर्ड स्टेज कौन सी हो सकती है। तो ये थर्ड स्टेज को नाम दिया जाता है प्रोग्रेसिव स्टेज के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें स्टेज होती है वो धीरे धीरे क्या करती रहती है, प्रोग्रेस करती रहेगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया आप भी तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके पूरी तरीके से उसमें O2 का इंपेयरमेंट कर देगी। O2 का मतलब होता है यहाँ पर ऑक्सीजन का इंपेयरमेंट कर देती है, O2 इंपेयरमेंट कर देगी पर्सन में, उसके लंग्स में क्या करके खराब कर सकती है। तो उसमें कार्डियोपल्मोनरी कोई भी इंफेक्शन कर सकती है, कार्डियोपल्मोनरी इनसफिशियंसी कर सकती है। तो क्या और क्या कर सकती है, कार्डियो पल्मोनरी इनसफिशियंसी देखने को मिल सकती है, कार्डियोपल्मोनरी इनसफिशियंसी करवा सकती है, सीओपीडी करवा सकती है। सीओपीडी का भी एग्जाम में मेनली दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सीओपीडी में कौन कौन सी डिजीज आती है, सबसे पहले तो पूछा जाता है कि सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या है, एक नंबर आपका पक्का करवा के चली जाती है। तो सीओपीडी का मतलब है क्रॉनिक
क्रोनिक का मतलब लंबे समय तक चलती है। ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन करवा देती है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के नाम से इसको जाना जाता है। अब पल्मोनरी का मतलब होता है ये लंग्स की डिजीज होती है, लंबे समय तक चलती है, इसलिए इसे क्रोनिक कहते हैं। पल्मोनरी है, ऑब्स्ट्रक्शन करवा देती है, इसीलिए इसको सीओपीडी के नाम से जानते हैं। आगे बात करें तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन कर सकती है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन करवा सकती है। अब यहाँ पर सीओपीडी को अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कहां पर करेंगे? जब अपन एमएसएन में रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीजेस पढ़ेंगे उस टाइम पे। लेकिन आपको हल्का हल्का इसके बारे में पता होना चाहिए। पहले इसमें 3 डिजीज आती थी, जहां पर मेनली अस्थमा था, सेकंड पे आता था कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, लेकिन हाल में इसको अस्थमा को हटा दिया गया है। इसमें मेनली 2 डिजीजेज आती है। पहला होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आएगा। और सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का मतलब होता है एल्वियोलार डिस्ट्रक्शन का परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलाई, एल्वियोलार सैक का परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाना एम्फाइसीमा के नाम से जाना जाता है। और एम्फाइसीमा में मेनली जो पूछा हुआ क्वेश्चन है या सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें क्या देखने को मिलता है? बैरल, बैरल चेस्ट देखने को मिलता है। बैरल का चेस्ट देखने को मिलेगा, ढोलकी के आकार का चेस्ट देखने को मिलता है, जहां पर मेनली जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ये जो डायमीटर होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर यहाँ पर मेनली इक्वल देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर और डायमीटर होगा और ये ट्रांसवर्स डायमीटर होता है मेनली इक्वल देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं ढोलक की तरह हो जाता है, तो यहाँ पर ढोलक की तरह होगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर क्या हो जाता है? इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा ट्रांसवर्स की बजाय। आगे बात करते हैं सीओपीडी हो गया, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन करवा सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक करवा देगा। अगर डायरिया ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से हाइपो में पेशेंट चला जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक करवा सकता है पर्सन में। शॉक का मतलब होता है कि उसका सीवियर हाइपोटेंशन हो जाना। अब शॉक का मिनिमम मतलब होता है, एक्सैक्ट मीनिंग होता है शॉक का, अगर आप मोटे मोटे शब्दों में कहें तो सीवियर हाइपोटेंशन को शॉक कह सकते हैं। लेकिन बात करें एक्सैक्ट मीनिंग के कि जहां पर शॉक का मतलब होता है मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड होती है टिश्यू और सेल्स के, उसको क्या नहीं मिल पाती है उस तक उसके प्रॉपर ऑक्सीजनेशन या उसका प्यूरिफिकेशन या उसमें मेनली क्या नहीं हो पाता है, जो मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांडेड होती है टिश्यू और ऑक्सीजन की, वो पूरी नहीं हो पाती है। इसी को शॉक के नाम से जाना जाता है। तो ये मेनली आपका इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रेसिव में। और यहाँ पर सीएनएस की कॉम्प्लिकेशन, अब यहाँ पर सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हुआ था सेकंड स्टेज में प्रोग्रेसिव में, अब यहाँ पर सीएनएस की कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। सीएनएस की कॉम्प्लिकेशन में आगे बात करते हैं यहाँ पर कि कॉम्प्लिकेशन में सीएनएस की कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी तो ये सभी तरीके का आपको इसका याद रखना है। आगे बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर, यहाँ पर इन्फ्लुएंजा के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, कौन कौन से पर्सन होते हैं जिनको रिस्क होती है ज्यादा, उनमें ये इन्फ्लुएंजा हो सकता है। तो इन्फ्लुएंजा ए की मेनली जो रिस्क होती है आपको प्रेग्नेंट वुमन में देखने को मिलेगा, मेनली भाभी जी में देखने को मिलती है, 2 साल से छोटे बच्चों में देखने को मिल सकती है, जिनको की मेनली क्या है यहाँ पर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है या फिर उसकी इम्यूनिटी डेफिशिएंट अगर कोई पर्सन है उनमें देखी जा सकती है। मोर देन 65 ईयर एज ओल्ड में देखी जा सकती है। या बात करें अगर कोई पर्सन है जिनको के चिल्ड्रन है, एस्प्रिन पर अगर कोई चिल्ड्रन होता है तो उनमें देखी जा सकती है। और एस्प्रिन को मेनली वायरल इन्फेक्शन में अवॉइड किया जाता है बच्चों में, मेनली 12 साल से छोटे बच्चों में इसको अवॉइड करते हैं एस्प्रिन को, क्योंकि ये जाकर के उसमें राई सिंड्रोम करवा सकती है। अब राई सिंड्रोम क्या होता है कि वहां पर फैटी लीवर देखने को मिलेगा, लीवर में फाइब्रोसिस करवा सकती है, फैटी लीवर देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको इसको अवॉइड करना होता है। मॉर्बिड ओबेसिटी है, अगर जिसकी बीएमआई अपन ने पढ़ा हुआ है, बीएमआई अगर 35 से ज्यादा है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि उसको इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये सीओपीडी है, जिनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, उनमें मेनली रिस्क होती है। आगे बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर, आप जल्दी से लिख लीजिए कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो रिस्क फैक्टर की बात करें, सबसे पहला तो भाभी जी होती है, वो रिस्क फैक्टर होती है। प्रेग्नेंट वुमन होती है, वो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है। सेकंड वन बात करें कि इसमें जो चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट,
चिल्ड्रन और इन्फेंट, जिसमें कि चिल्ड्रन 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं और इन्फेंट होते हैं, उनमें मेनली रिस्क होती है। बात करेंगे इन्फेंट कब होता है, तो इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट की जो एज होती है वो कितनी होती है, इन्फेंट होता है 0 से लेकर के 1 ईयर तक का मेनली इन्फेंट देखने को मिलता है। नियोनेट की बात करें कि नियोनेट कितना होता है, तो नियोनेट पहले भी अपन ने पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, जहां पर नियोनेट की बात करी थी। नियोनेट होता है 0 से लेकर के 28 डेज का, फर्स्ट 0 to 28 दिन का देखने को मिलेगा। अब इसके 2 टाइप होते हैं, पहला होता है अर्ली नियोनेट एंड सेकेंड वन होता है लेट नियोनेट के नाम से इसको जाना जाता है। तो अर्ली में 0 to 7 डेज का देखने को मिलेगा, लेकिन बात करें 8 से 28 दिन का क्या होता है, लेट नियोनेट देखने को मिलता है। तो इससे भी कल एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अर्ली नियोनेट, लेट नियोनेट, नियोनेट कौन सा होता है, तो 0 से 28 दिन का, जो फर्स्ट 0 से 28 दिन का पीरियड होता है उसे नियोनेट के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा अपन ने पढ़ा हुआ है। आगे बात करते हैं ऐसे पर्सन जिनको कि रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी अगर कोई प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होती है, उनमें देखने को मिल सकता है। सीओपीडी के मरीज में देखने को मिल सकता है, जिनको कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है उनमें भी रिस्क फैक्टर होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में मेनली देखने को मिल सकता है, जिनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज या इम्यूनिटी डेफिशिएंट पर्सन होते हैं, जिनका की इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर होता है, उन पर्सन में भी मेनली देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रिस्क फैक्टर होता है। बात करें मॉर्बिड ओबेसिटी, जिनमें कि मेनली मॉर्बिड ओबेसिटी होती है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा मोटे होते हैं, मोर देन जिनकी 35 बीएमआई होती है, मोर देन 35 देखने को मिलेगा, उसमें भी चांसेस होते हैं कि उसको रिस्क फैक्टर होता है कि उसमें इन्फ्लुएंजा के हो सकता है। ओल्ड एज में मेनली देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर ओल्ड एज में देखने को मिलेगा। ओल्ड एज में कितनी से, तो मोर देन 65 ईयर होता है, उसमें मेनली देखने को मिल सकता है। बात करेंगे आगे इससे बारे में, आगे बढ़ते हैं तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरीके का इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट का जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ट्रीटमेंट की, वो ओसेल्टामिविर होती है। ओसेल्टामिविर इज द ड्रग ऑफ चॉइस, जिसे टेमीफ्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो ओसेल्टामिविर होती है, टेमीफ्लू इज द ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कितनी देते हैं, तो 75 mg दी जाती है। कब देते हैं, तो 75 mg इंटू बीडी देंगे, दिन में 2 बार देनी है। बीडी का मतलब होता है बिसेंडाई, दिन में 2 बार देनी है। कब तक देते हैं, तो फॉर 5 डेज तक इसको देना होता है, तो फॉर 5 डेज तक देंगे। कितनी देनी है, 75 mg देनी है। बीडी देते हैं, ओसेल्टामिविर होगा, टाइम होता है, ये मेनली टेमीफ्लू के नाम से भी जानी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी आप इसमें ड्रग ऑफ चॉइस यूज कर सकते हैं ओसेल्टामिविर को। बात करते हैं इसके बाद में वैक्सीन के बारे में आएंगे। तो वैक्सीन अपन ने पढ़ा था परिचोर थी दिल्ली में, इन्फ्लुएंजा पढ़ा था, वहां पर किल्ड वैक्सीन के बारे में पढ़ा था कि परिचोर थी दिल्ली में, कोलेरा पढ़ा, वहां पर पढ़ा था बॉयल ऑफ द क्राइम, वहां पर लाइव वैक्सीन के बारे में पढ़ा कि इन्फ्लुएंजा लाइव है, इन्फ्लुएंजा किल्ड, दोनों टाइप की इसकी वैक्सीन होती है। इन्फ्लुएंजा किल्ड होती है, मेनली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइव से इतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन किल्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब किल्ड से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन होती है, सिंगल डोज होती है, आईएम लगाते हैं, एनुअल वैक्सीन होती है, इफेक्टिव होती है 6 से लेकर के 12 महीने तक ये क्या होती है, इफेक्टिव देखने को मिलती है। तो इसकी बात करेंगे, और डोज होती है और सिंगल डोज होगी, इसकी इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कराती है, 100% इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कराएगी। तो गारंटी नहीं है कि आपको वैक्सीन लगाने के बाद उसमें स्वाइन फ्लू या H1N1 बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू नहीं होगा, या इन्फ्लुएंजा ए नहीं होगा। तो बात करते हैं डोज की, यहाँ पर वैक्सीन के बारे में मेनली बात करेंगे। तो वैक्सीन होती है दोनों टाइप की देखने को मिलेगी, वैक्सीन होती है दोनों टाइप की होती है, लाइव भी होती है एंड किल्ड भी होती है। तो मेनली बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किल्ड वैक्सीन के बारे में। तो किल्ड वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले कि किल्ड वैक्सीन क्या होती है। किल्ड वैक्सीन की बात करें तो ये क्या होती है, किल्ड को ही इनएक्टिवेटेड के नाम से भी जाना जाता है, इनएक्टिवेटेड
इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है उसे ही नाम दिया जाता है किल्ड वैक्सीन, इज ऑल्सो नोन एज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। कैसे लगाते हैं तो रूट कितना क्या होगा, रूट होता है आईएम लगाते हैं, कितना लगाएंगे, और मेनली आईएम में 0.5 ml दी जाती है। बात करें यहाँ पर किसका, रूट हो गया, आईएम लगाते हैं। एनुअल वैक्सीन होती है, ये क्या है, इसको एनुअल वैक्सीन होती है। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक वैक्सीन लगाता जाता है, साल में लगाई जाती है। इफेक्टिवनेस की बात करें कि कितना इसका इफेक्टिव कितने दिन तक होती है, इफेक्टिवनेस कितनी होती है, तो इसका जो मेनली इफेक्टिवनेस देखने को मिलती है 6 to 12 मंथ इसकी इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी। तो ये सारा क्या है, यहाँ पर किल्ड वैक्सीन की बात हो गई। बात करते हैं अगर लाइव वैक्सीन के बारे में बात कर ली जाए कि लाइव वैक्सीन क्या होती है, तो लाइव वैक्सीन होती है वो मेनली नेजल स्प्रे फॉर्म में आती है, और नेजल स्प्रे फॉर्म में आती है, और मेनली जो वैक्सीन होती है वो नॉट प्रोवाइड द 100% प्रोटेक्शन, तो नॉट प्रोवाइड 100% प्रोटेक्शन, कोई भी वैक्सीन होती है इसकी वो 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कराती है। 100% प्रोटेक्शन होगा वो प्रोवाइड नहीं कराती है। तो ये नहीं है कि वैक्सीन लगा दी है और वैक्सीन लगा दी है तो उसमें आपने क्या कर दी कि लक्ष्मण रेखा खींच दी है, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद भी क्या हो सकती है, आपको डिजीज से सफर करना पड़ सकता है, इसके चांसेस को कम करती है। लेकिन आपको ये नहीं है कि 100% वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देगी, कि आपको प्रोटेक्शन होगा कि वो पूरी तरीके से प्रोवाइड होगा, उसमें किसी तरीके का लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जाती है। कौन कहता है कि लड़कियों की याददाश्त है वो कमजोर होती है, इसका आपको उदाहरण बताते हैं कि लड़कियों की याददाश्त है वो कमजोर नहीं होती है मेरे दोस्तों, क्योंकि पहले प्रपोज करने की कोशिश करी थी शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी ने उसकी क्या कर दी थी, नाक काट दी थी। तो आज भी उनको ये बात याद है, इसीलिए कोई भी लड़की होती है वो प्रपोज नहीं करती है, मेनली डरती है। तो कोई नहीं कहेगा आज के बाद में कि लड़कियों की जो क्या होती है याददाश्त होती है कम होती है, क्योंकि उनको वो बात याद है कि पहली बार किसी लड़की ने शूर्पणखा ने लक्ष्मण को प्रपोज करने की कोशिश करी थी और उसने अपने नाक से हाथ गवा बैठे थे, तो नाक से हाथ धो दिया था, उसने अपने नाक कटवा लिए थे। तो ये बात सभी को याद है, इसीलिए लड़कियां क्या नहीं होती है, प्रपोज नहीं करती है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हैं, तो आपको लड़कियों पे ध्यान नहीं देना है, अभी आपको मेनली ध्यान देना है अपनी पढ़ाई पे। बात करें वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन के जो वैक्सीन की प्रायोरिटी क्या होती है, अगर आप प्रायोरिटी वाइज वैक्सीन देना चाहो तो प्रायोरिटी ऑफ वैक्सीन, अगर वैक्सीन लगाने की प्रायोरिटी के बारे में बात करें, अगर आपके पास में 5 वैक्सीन है तो सबसे पहले आप किसको लगाओगे, सबसे पहले आता है कि प्रेग्नेंट वुमन को लगानी है, प्रेग्नेंट वुमन को लगाओ, भाभी जी को लगाना है। सेकंड नंबर की बात करें तो चिल्ड्रंस को लगाना है, और चिल्ड्रंस में कितने को लगाना है, चिल्ड्रंस मोर देन 6 ईयर, 6 साल से बड़े बच्चों को आपको लगाना है। बात करें थर्ड पे तो यहाँ पर अडल्ट में लगाना है, अडल्ट में सबसे बाद में लगाना है, जिनकी एज है 15 से 45 ईयर उनमें लगानी है, तो थर्ड इसकी प्रायोरिटी होगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, फीमेल्स को देनी है। तो ये आपका एक और अति महत्वपूर्ण टॉपिक था, वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में हंसते हंसते उसका आंसर देने के सक्षम हो गए हैं, कैपेबल हो गए हैं, तो इसे मैक्सिमम अपने दोस्तों तक फैला दीजिए कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक दिने छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, तो घर भी हमें जो मंजिल भी हमें खुद ही बनानी है, तो रास्ता भी खुद ही बनाना है। इसीलिए तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तत्पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब तू सागर की तह में जाएगा। ना आया कुछ हाथ अगर तो डुबकी अभी अधूरी है, ना आया कुछ हाथ अगर तो डुबकी अभी अधूरी है। कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। तो आपने अगर स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपनी पढ़ाई को, कंटिन्यूटी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप बड़े लक्ष्य को पाने के लिए उसकी शुरुआत होती है एक छोटे से कदम से करनी पड़ती है। तो आप छोटे छोटे कदम से चलते रहिए, सीढ़ियां दर सीढ़ी आपको चलने की जरूरत होती है। कभी भी आप डायरेक्टली छलांग मार करके आसमान को नहीं पकड़ सकते हैं, उसमें भी अगर आपको जाना है तो सीढ़ी बाय सीढ़ी लगाकर स्टेप बाय स्टेप होती है। सफलता का भी यही मंत्र होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना होता है। एक दिन में आप अगर चाहो कि मैं एक दिन पढ़ करके नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है मेरे दोस्तों। आपको दिन रात, थोड़े दिनों के लिए दिन रात जा करके मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के साथ साथ अपने जोश, जुनून और जज्बे को
बरकरार रखना है। रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। कि आसमान में जिंदगी में हर्षों क्यों पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में यूं उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को किस्मत के भरोसे टाला नहीं जाता। इसलिए आप किस्मत के सहारे कभी मत रहिए, आप अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करिए। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं आखिर वो मंजिल को पा लेते हैं। कि जिंदगी में हर गम कभी पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में उछालते नहीं है। इसीलिए आपको पूरे लगन के साथ में, मेहनत के साथ में, पूरे विश्वास जोश जुनून और जज्बे के साथ में सेल्फ मोटिवेट होकर के पढ़ाई करनी है, इसको कंटिन्यू में रखना है। इसलिए आपको अगर मेहनत करनी है किताबों से करिए, आपको मेहनत करनी है अपनी किताबों से प्यार करिए, प्यार ही करना है तो किताबों से करिए। बेवफा भी निकलेगी तो आपकी मुकद्दर बना करके जाएगी, और अगर आप आज किताबों के दीवाने हो गए तो आने वाले समय में दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। अगर आपने आज सर झुका करके पढ़ाई कर ली है, आने वाले समय में सबसे ऊंचा सर आपका ही रहने वाला है। तो हमेशा आप अपने किताबों के साथ में पूरी तरीके से, अगर मेरी मेरी जिंदगी में कोई गम ना होता, अगर मेरा तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता, तो आपको सबसे ज्यादा जो प्यार करता है आपके माता पिता होते हैं। तो अपने माता पिता के सपनों को और अपने परिवार के सपनों को और खुद के सपनों को पूरा करने के लिए आपको आज मेहनत करने की आवश्यकता है और अपने सफलता को पाने की आवश्यकता होती है। तो जो लोग असफल हो जाते हैं, एक पंक्ति उनके लिए भी कि जिंदगी में हो रही निरंतर असफलताओं से कभी निराश मत होना, गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। तो इसलिए कभी भी आपको जब भी अगर असफलता मिलती है तो आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, वापस से उसी जोश जुनून और जज्बे के साथ में अपनी मेहनत को कंटिन्यू करना है। क्योंकि जो मेहनत करते हैं आखिर उसकी मेहनत होती है कभी बेकार नहीं होती है। जब मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोच बिना कुछ के जय जयकार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब सिंधु डुबकी जब गोताखोर डुबकी सिंधु में लगाता है, जा जा करके खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती उसको गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन सुख त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन सुख त्यागो तुम, क्यों संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भागो तुम। क्योंकि आखिर कुछ किए बिना ही जैसे कार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपको कभी भी घबराना नहीं है कोशिश से, और कोशिश करते रहना है, मरते दिन तक करना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो आपको अपना भाला फेंकना है, अपने लक्ष्य तक फेंकना है, और अपने लक्ष्य को पा करके अपना और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना है। और आपको जो लग्जरी लाइफ जीनी है उसके बारे में आप फिर सोच सकते हैं किस तरीके से आप अपनी लग्जरी लाइफ को जी सकते हैं। उसको एक एक्सपेक्टेशन करके अपने अंदर पॉजिटिव माइंड सेट करके उसके लिए आपको मेहनत करनी है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कि तो मिलते हैं आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल।